हाय स्टूडेंट, आज अपन क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर समुच्चय सेट्स को पढ़ेंगे। अब समुच्चय नया शब्द होगा जो 11th में, अभी 10th जो पास करके 11th में पहुंचे हुए हैं, ये समुच्चय क्या है सेट्स कभी सुना ही नहीं होगा। 10th तक आप सुनते ही नहीं हो, तो ये नया सा शब्द लगता है और बहुत कठिन सा भी लगता है। इसको स्टार्टिंग में ही क्यों पढ़ाया जाता है? सबसे कठिन चैप्टर जो आप शब्द सुने ही ना हो उसी को पढ़ाया जाता है। बेटा जो सेट्स है, अपना जो समुच्चय है, वो बेस है 11th एंड 12th का। इसी से सब कुछ लिंक है। लिंक होने का मतलब आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि सेट्स का मतलब इंपॉर्टेंस क्या है मैथ में। 11th और 12th के चैप्टरों में इस सेट्स का यूज क्या है। तो जब तक आप सेट्स नहीं पढ़ते हो, पढ़ाने के लिए टीचर कहीं से भी कोई भी चैप्टर पढ़ा देते हैं, लेकिन यदि सीक्वेंस वाइज बात किया जाए कि इससे ये लिंक है, इससे ये लिंक है, इससे ये लिंक है, तो पहले सेट्स से ही बेसिक रखना है। यही से सब कुछ निकला हुआ है। आपको एक आइडिया दे रहा हूं, सेट्स पढ़ेंगे, आपको सारे जो शब्द निकलेंगे, उस प्रॉब्लम ये है कि नए नए निकलने वाले हैं जिसको आपने सुना नहीं होगा। लेकिन मैं आइडिया दे रहा हूँ, जब 11th और 12th पढ़ोगे तो लोगों के हाँ सर ने बताया था, हाँ इसी से सब कुछ था। समझो कि 60 से 70% तक आपका मैथ इसी बेस से निकला हुआ है। अब देखो सेट से आगे पढ़ेंगे अपन रिलेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? रिलेशन। नेक्स्ट चैप्टर 11th का है भी रिलेशन। रिलेशन से अपन आगे बढ़ेंगे फंक्शन। क्या बढ़ेंगे बेटा? फंक्शन। ये है 11th का अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, जो एनसीईआरटी की बुक है। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आपका पहला फर्स्ट है सेट्स और सेकंड का है रिलेशन एंड फंक्शन, ये पढ़ेंगे। अब जब 12th में पहुंचोगे, 11th में भी है, अपन यहाँ पे लिमिट्स पढ़ने वाले हैं। इसी पे कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, इसी पे डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, इसी पे डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। अब मैं चैप्टर लिंक कर रहा हूँ। लिमिट्स तो आप 11th में पढ़ लोगे, चलो कोई बात नहीं। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फिर से डिफरेंशिएशन, इसके बाद इंटीग्रेशन। इसके अब देखो डिफरेंशिएशन में ही कम से कम नहीं तो आपके इसका डिफरेंशिएशन और इसका एप्लीकेशन, 2 चैप्टर इसमें हो जाएंगे। इंटीग्रेशन में इसका इंटीग्रेशन पढ़ोगे, इसमें 3 निकल के आएंगे। इंटीग्रेशन कितने निकल के आएंगे? इंटीग्रेशन पढ़ोगे, फिर इंटीग्रेशन में लिमिट लगेगा वो पढ़ोगे, फिर इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पढ़ोगे। इसके बाद ये तो हो गया, ये तो पूरे फंक्शन है, ये तो पूरा फंक्शन है। आप लिमिट किसका निकालते हो? फंक्शन का। कंटिन्यूटी किसकी चेक करते हो? फंक्शन की। डिफरेंशियबिलिटी किसकी चेक करते हो? फंक्शन की। डिफरेंशियबिलिटी की डिफरेंशिएशन किसका करते हो? फंक्शन का। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा, वो भी फंक्शन का ही होगा। इंटीग्रेशन किसका करते हैं बेटा? फंक्शन का करते हैं। ये समझो कि मैं एक आइडिया ही दे रहा हूँ, ये पढ़ोगे अपन। तो लिमिट्स का चैप्टर स्टार्ट होता है तो बेटा बोलते हैं लिमिट्स निकालते किसका है? बच्चे तो पढ़ लेते हैं लिमिट्स, बहुत बच्चे से पूछ लो 11th में 12th में पढ़े हो बच्चे चले जाते हैं, लिमिट्स निकाल देंगे, दे दोगे तो लिमिट ये हो। उसके बाद क्या होगा कि जब लिमिट्स बोलोगे, लिमिट किसका निकालते हैं? आज निकालते क्यों पता ही नहीं है सर किसको निकालते हैं। लिमिट्स किसका निकालते हैं? फंक्शन का निकाल। यही आपने इसी सेट्स का यूज आप जब 11th 10th 9th 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, इसमें भी यूज है। प्रोबेबिलिटी में भी यूज है एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी यूज है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में यूज है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 70% ये जो कोर्स है आपका किससे लिंक है बेटा? है छोटी सी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन तो बहुत ही छोटी है, लेकिन इसी से सब कुछ निकलता हुआ आपको नजर आएगा। तो अब समझ में आ गया कि पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। 10th में गए, 10th में कुछ आप सीख के आए थे, प्रोबेबिलिटी सीख के आए थे तो प्रोबेबिलिटी ही पढ़ा देता। लेकिन फर्स्ट चैप्टर इसीलिए रखा गया बेटा कि इसके चैप्टर सभी टेक्नोमेट्री पढ़ के आते हैं, अपन त्रिकोणमिति पढ़ के आए हैं, उसी को स्टार्ट करवा देता। लेकिन इसी से सारे चैप्टर क्या होते हैं बेटा? लिंक है, इसलिए इसको आपको पढ़ाया। अब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया कि 11th एंड 12th में कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है सेट्स की। अब बात करेंगे कि समुच्चय या सेट्स में, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चल रहा हूं, क्या होता है। तो इसमें बोला गया है कि सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड कलेक्शन
बस इतना ही, एक ही लाइन की इसकी परिभाषा है। बेटा थोड़ा स्क्रीन शॉट आप बैक करके, इसका तो कोई जरूरत था नहीं, ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि सेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है अपने मैथमेटिक्स में, चाहे 11th एंड क्लास 12th की मैथमेटिक्स में सेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अब इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, तो अब बात करते हैं सेट्स, समुच्चय। इसमें बोलता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या लिख रहा हूं? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, या इसको बोल देते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, बोल दो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अब बात करते हैं भाई, कलेक्शन तो हमने बहुत सारे देखे हुए हैं। कलेक्शन मतलब क्या हो गया? एक से ज्यादा कुछ भी का कलेक्शन कर लो। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर, भारतीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी, तो 11 खिलाड़ी क्या हो गया? एक संग्रह बन गया, एक कलेक्शन बन गया। कलेक्शन में क्या होता है? कई सारे का कलेक्शन करना है आपको, लेकिन कलेक्शन तो आप कई प्रकार के देखे होंगे। अब इसमें एक नया उसने डाल दिया है कि इसी संग्रह या कलेक्शन में सुपरिभाषित डाल दिया बेटा, और वेल डिफाइंड डाल दिया है। इसका मतलब क्या हो गया? मेन यही कहानी है इसकी, सेट्स की, और कुछ है नहीं। अब जैसे कि आपसे मतलब आपको जो भी कलेक्शन या संग्रह दिया है उसकी परिभाषा आपको क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सुपरिभाषित का तो यही मतलब हुआ, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो अब जैसे मैं बोलूं कि भारतीय क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ी, तो 3 खिलाड़ी कुछ भी हो सकते हैं। विराट कोहली है मान लो, हार्दिक पांड्या है, जो भी आपको समझ में आए, जसप्रीत बुमराह है, ये बना लिया आपने। 3 खिलाड़ी बोला है, बहुत है, लेकिन मैंने कलेक्शन ले रहा हूं। भारतीय क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह। अब इसी में भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे अच्छे 3 खिलाड़ियों के नाम। अब सुनो बात, अब मैंने देखो दो सेट्स दो, अभी सेट्स तो हटा दो, अभी समुच्चय तो अभी भूल जाओ, अभी नॉर्मल बात कर रहे हैं अपन। मैंने बोला भारतीय क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह हो गया। अब बोल रहा हूं भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे अच्छे 3 खिलाड़ी, सबसे अच्छे 3 खिलाड़ी। अब यहां पे प्रॉब्लम आने वाली है। अरे विराट कोहली, देखो इन शब्दों पे जाना, भारतीय क्रिकेट टीम सबसे अच्छे 3 खिलाड़ी, इन पे फोकस करना है और कुछ भी नहीं। अभी एक बात मैं बता दूंगा कि सेट्स तो आपसे गलत कभी बन ही नहीं सकता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं होगा आपको। अब क्या होगा देखो, विराट कोहली क्या भारतीय क्रिकेट टीम का है? अब ध्यान से सुनना जो बोलता जा रहा हूँ। विराट कोहली क्या भारतीय क्रिकेट टीम का है? हाँ है। हार्दिक पांड्या क्या भारतीय क्रिकेट टीम का है? हाँ है। जसप्रीत बुमराह क्या भारतीय क्रिकेट टीम का है? हाँ है। अब मैं बोल रहा हूँ कि सबसे अच्छे 3 खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के ही हो, लेकिन सबसे अच्छे 3 खिलाड़ी हो, तो जो भी लिखना लिखो। किसी को विराट कोहली पसंद होगा, सबसे अच्छे भाई, अपना फेवरेट, अपना फेवरेट। अब सबसे अच्छे का मतलब क्या होगा? जो अब मैं लिख रहा हूं तो जो मुझे अच्छा लगेगा वही तो मैं लिखूंगा। विराट कोहली लिख दिया, सचिन तेंदुलकर हो सकता है, और भी वीरेंद्र सहवाग भी हो सकता है, जो भी हो सकता है वो तो आपको। अब सुनो बात, विराट कोहली क्या सबसे अच्छा खिलाड़ी है? मैं तीनों अच्छे ले लिया, तो इसलिए आपको लग रहा होगा मेरा मन, मुझे पसंद है महेंद्र सिंह धोनी भी है, मैं यहाँ पे लिख दूं। और
और किसी का ऐसा भी ले लो जो सही ना हो, कौन होगा, जो भी हो, रविंद्र जडेजा ले लो, जो भी होगा। अब सुनो बात, अब विराट कोहली तो भाई हाँ सर अच्छा ही है, ठीक है। विराट कोहली क्या सबसे अच्छा है? रविंद्र जडेजा, भारतीय क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं, भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे अच्छे 3 खिलाड़ी। विराट कोहली क्या सबसे अच्छा खिलाड़ी है? तो कोई कहेगा सर सचिन तेंदुलकर तो सबसे ज्यादा रन बना चुका है, तो वो सबसे अच्छा होगा। फिर कहेगा सचिन तेंदुलकर सर लास्ट में मैच को जिता नहीं पाता था, होता है ना, सचिन तेंदुलकर कभी कभी जब जिताना होता तो आउट होकर चला जाता था। रविंद्र जडेजा है, ऑलराउंडर है, तो ऑलराउंडर है, तो इसमें क्या, अब क्या ये सबसे अच्छा खिलाड़ी है? महेंद्र सिंह धोनी क्या सबसे अच्छा खिलाड़ी है? अब ये तो 3 हमने बनाया, अब कोई दूसरा बनाएगा, जो आप बनाओगे तो आप कोई और पसंद होगा। सचिन तेंदुलकर हो सकता है, रोहित शर्मा हो सकता है, शिखर धवन हो सकता है, कोई और बनाएगा, कुछ भी बना ले, मुझे जसप्रीत बुमराह को बना लोगे, सुरेश रैना को बना लोगे, और ऋषभ पंत को बना लोगे, इन सबको बना लोगे। अच्छा क्या ये एक जैसे हैं? मेरा सबसे अच्छे 3 खिलाड़ी अलग है, कोई दूसरा जो बनाया उसका अलग है, ये क्या अलग है। लेकिन यहां पर देखो, विराट कोहली क्या भारतीय क्रिकेट टीम का है? हाँ है। हार्दिक पांड्या क्या इंडियन क्रिकेट टीम का है? हाँ है। जसप्रीत बुमराह क्या इंडियन क्रिकेट टीम का है? हाँ है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ कोई अलग और बना सकता है, जैसे मैं इसी को सबसे अच्छी बात नहीं कर रहा, किसी ने बनाया सर भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को मैंने, तो सचिन तेंदुलकर क्या इंडियन क्रिकेट टीम का है? हाँ है। रोहित शर्मा क्या इंडियन क्रिकेट टीम का है? हाँ है। शिखर धवन क्या इंडियन क्रिकेट टीम का है? हाँ है। तो इंडियन क्रिकेट टीम जो कलेक्शन कर रहे हो आप, इंडियन क्रिकेट टीम के कर रहे हो, तो आंसर निकल के आ रहा है हाँ है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, विराट कोहली क्या सबसे अच्छा है? तो कोई जरूर हाथ खड़ा करते हुए नहीं सर विराट कोहली मुझे नहीं पसंद है। हो सकता है विराट कोहली रन बनाता है तो पसंद आ जाए, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ निकल जाएंगे, क्योंकि न्यूज चैनल पे देखते हो कि विराट कोहली ने आज मैच हरा दिया, तो उसके भी निकल जाते हैं। रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा क्या सबसे अच्छा खिलाड़ी है? तो कोई कहेगा नहीं सर ये तो बेकार है। महेंद्र सिंह धोनी, नहीं सर ये बुढ़ा हो चुका है, ये रन नहीं बना पाता है। ऐसे किसी की भी बात सबसे अच्छा। अब यहां पर इसका मतलब समझ में आएगा आपको, सुपरिभाषित। यहां पे जो परिभाषा दी गई थी, इस परिभाषा में हमें कोई डाउट नहीं था। अब जो इसी को लेकर ये बनाया गया है, क्या ये विराट ये क्या इंडियन क्रिकेट टीम का? हाँ है, उसमें आंसर दोगे। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करूंगा, सबसे अच्छे की बात करूंगा, तो वहां पे कोई ना कोई मना कर देगा कि सर नहीं ये नहीं है, इसके जगह पे ये भी हो सकता है, इसके जगह पे ये भी हो सकता है। तो सेट्स का मतलब क्या हो गया? वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब जो भी आप संग्रह बनाओ, जो भी कलेक्शन बनाओ, उसकी डेफिनेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना। आप ये डाउट कर रहे हो, देखो यहाँ पे आप डाउट करोगे, क्या मैं जसप्रीत बुमराह को लूँ सबसे अच्छा है, मैं जो लिख रहा हूँ क्या वो दूसरा जो लिख रहा होगा उसका होगा? अभी मैं मान लो सर मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, और उसके बाद क्या हो गया, बोल देगी क्या कि सर ये देखिए, तो कोई डांट नहीं, यार तुम सुरेश रैना को लिए हो, ऋषभ पंत को लिए हो जो अभी आया है, रन ही नहीं बनाता है, तो अपना कॉपी आप नहीं दिखाना चाहोगे, होगा ऐसा? बनाओगे तो उसमें आप डाउट करोगे, अभी डाउट में रहोगे कि हाँ यार ये तो हो सकता है, ना हो ना हो। लेकिन यहाँ पर जब भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बनाओगे बेटा, तब तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। हाँ हाँ है सर मैंने ये बनाया है, नाम अलग है, लेकिन ये इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं। तो देखो सेट्स में क्या होता है, जब भी कंपेयर आ जाए, ये तुलना हो रहा है, सबसे अच्छे आपस में तुलना करके ही तो सबसे अच्छे चुनोगे आप। सेट्स को जब बनाओगे आप तो तुलना ही तो करोगे आप, ये नहीं होगा, अच्छा इसके जगह पे ये पिछली बार रन नहीं बनाया तो ये ऐसा करता है, वो ऐसा, जहां पे भी तुलना आ जाए, जहां पर भी कंपेरिजन आ जाए, कंपेयर करना स्टार्ट कर दिए, तो वो सेट्स आपका नहीं बनेगा। ये तो अभी नॉर्मल बात करो, समुच्चय उसको वो नहीं बनेगा। तो आपकी उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। अब सुनो, सेट्स बना रहे हो, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो मैं लिख रहा हूं, क्लास में बैठते हो बच्चे, आपको दिया जाता है बनाने के लिए, तो जब क्लास में बैठोगे तो आपसे बोला जाएगा कि बेटा सेट्स बनाओ, तो आपके दिमाग में जो मैं लिख रहा हूं
क्या मेरे बगल वाला भी वही लिख रहा होगा, क्या मेरे उसके बगल वाला भी लिख रहा, ऐसा लग रहा होगा तो समझो कि आप सेट्स बना रहे हो। ऐसा लग रहा होगा कि जो मैं लिख रहा हूँ बगल वाला नहीं लिख रहा होगा, ये उसके बगल वाला नहीं लिख, उसका अलग बन। जैसे सबसे अच्छे की बात करोगे तो सबके क्लास में जब बोलोगे तो सब अलग अलग ही बनाएंगे, सब अलग अलग ही बनाएंगे। जब अलग अलग बनाते हैं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तुलना करोगे, सबसे अच्छे का मतलब क्या, तुलना करोगे। अच्छा हाँ, तुलना कर दिया आपने, फिर वहां पे आपको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जैसे बात करोगे कि चेतन भगत के द्वारा लिखी हुई 3 किताबें, 3 या 4 किताबें का समुच्चय बन संग्रह, क्या बोला हूं, चेतन भगत के द्वारा लिखी हुई 4 बुक्स, 4 किताबें। तो मान लो उसके द्वारा बुक्स तो बहुत लिखी गई हैं, आप संग्रह करोगे, कलेक्शन करोगे तो कोई 4 लिख दोगे। और जो 4 लिखोगे, अब ध्यान से सुनना, जो 4 लिखोगे, क्या बोला, चेतन भगत के द्वारा लिखी हुई 4 किताबें, किताबों का संग्रह, चेतन भगत के द्वारा लिखी हुई 4 किताबों का संग्रह। अब यहाँ पर कलेक्शन क्या करो, चेतन भगत के द्वारा लिखी हुई बुक्स का। अब वहां पे उसके नाम लिख लोगे, ये चेतन भगत के द्वारा लिखी हुई है, ये चेतन भगत के द्वारा, ये चेतन भगत के, 4 तुमने बना लिया। अब मैं यही बात कर दूं कि चेतन भगत के द्वारा लिखी हुई सबसे अच्छे 4 किताबें, सबसे अच्छी 4 किताबें। अब यहाँ पे तुलना आ गया, सबसे अच्छी मतलब किसी को हो सकता है कि सैड स्टोरी पसंद हो, किसी को हो सकता है सैड वाली स्टोरी पसंद हो, किसी को अलग टाइप की स्टोरी पसंद हो, कहानी अलग अलग पसंद हो, सबकी अलग अलग पसंद होती है। और जब अलग अलग पसंद होगा, जहां पर आपने तुलना कर दिया तो वहां पे क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। अब मैं बोल दूं बॉलीवुड की सबसे 3 अच्छी अभिनेत्री, एक्ट्रेसेस, तो अब सबके अलग अलग पसंद आएंगी वहां पे, सबसे हीरोइन जो होंगी सब अलग अलग आएंगी सबकी, किसी को दीपिका पादुकोण पसंद होगी तो किसी को कैटरीना कैफ पसंद होगी, किसी को अलग अलग, सबके अलग अलग पसंद बन के आएंगी। तो जहां पर बेटा तुलना आ जाए वो समुच्चय नहीं हो सकता। ये तो अपन बात के असेट्स कलेक्शन ही है, कलेक्शन अभी पढ़ेंगे अपन, जो बचपन में अपन पढ़े अभी, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर, ये सब पढ़ के आए ना, पूर्णांक नंबर, पूर्ण संख्याएं, ये सब पढ़ के आए ना, ये सब कलेक्शन है एक टाइप के। देखिए अब उसका यूज यहाँ पर दिखेगा आपको, सेट्स में दिखेगा। तो सेट्स का ये समझ में आना चाहिए कि जहां पर भी आपको कंपेयर दिख जाए, जहां पर भी आपको सेट्स बना रहे हो, जहां पर भी आप सेट्स बना रहे, अब जैसे आपको बोल दे क्लास 11th के साइंस के स्टूडेंट, क्लास 11th के साइंस के स्टूडेंट, आपके बाहर आप जाते हो, नए नए स्कूल में जाओगे, आप जब एडमिशन होगा 10th से 11th में जाओगे तो लिखा होता है कि साइंस का क्लास 11 साइंस, तो आप पढ़ के तुरंत पहुंच जाओगे वहां पर कि यहाँ पर जो बच्चे आ रहे होंगे वो किसके होंगे, साइंस के ही होंगे, वो भी किसके होंगे, क्लास 11 के होंगे, 12th वाले नहीं बैठे होंगे। ये इसीलिए सेट्स बनाया जाता है कि डाउट ना हो, बताना ना पूछे। जो पढ़े लिखे होते हैं वो पूछते नहीं है, कुछ तो सर जाएंगे पूछेंगे सर 11th की क्लास कहाँ चल रही है, क्या है, आपको कुछ भी नहीं, ठीक ठाक स्कूलों में आपको एकदम सामने से दिख जाता है क्लास 11th की। 11th में जब एडमिशन लेने जाते हो अलग अलग स्कूलों में तो एडो के द्वारा दिखा देते हैं क्लास 11th की ये यहाँ से ऊपर 2nd फ्लोर पे 3rd फ्लोर पे चल रही है क्लास। तो आपको क्या होगा, सेट्स बना दिया गया कि ये जो रूम में बैठेंगे बेटा क्या होंगे, क्लास 11th के होंगे। अब उसमें भी जब साइंस में जाते हो तो कुछ मैथ के होते हैं, कुछ बायो के होते हैं, तो उसमें क्या होगा, अब मैथ सेक्शन का अलग होगा, क्लास 11 साइंस मैथ सेक्शन, क्लास 11 साइंस बायो सेक्शन। तो बायो जो होंगे वो बायो के बच्चे उस वाले में चले जाएंगे, अलग वाले में, और साइंस वाले अलग चले जाएंगे। अब ऐसा कभी नहीं होगा क्लास 11th में जो साइंस लिखा हुआ है उस रूम में कोई आर्ट्स का बच्चा आके बैठ जाए, भाई साइंस का है तो वो आर्ट्स लेना है तो साइंस में तो बैठेगा नहीं। तो सेट्स का यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखता है, आपको बता दिया जाता है। अब यहाँ पे नहीं है, कोई बैठेगा आपको पूछोगा कि सर क्या है, साइंस क्लास से पढ़े हो, ऊपर 11th की चलिए, तुरंत जाकर बैठ जाओ। नहीं, अगर जो ऐसा कुछ नियम नहीं बना होता, ऐसे कुछ रूल्स नहीं बने होते तो हर एक स्टूडेंट को बताना पड़ता बेटा यहाँ पे जाओ, हाँ वहाँ पे चल रही होगी, यदि यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ, अब बताते बताते पूरे दिन लग जाता है। अब आइए बैठिए कोई बात, तो वो सेट्स बनाया गया था कि जिससे आपको कोई डाउट ना हो। अब बात करते हैं कि सेट्स को लिखते कैसे हैं।
ये तो कॉमन लगाया कुछ इसी टाइप से होता है, लेकिन इस टाइप का नहीं हो, ये तो एक कलेक्शन लिखा हुआ है। अपन अब लिखो कि थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं। जब सेट्स बनाते हैं तो उसका कुछ नाम देते हैं, सेट्स को नाम देते हैं। तो उसका जो नाम होता है वो अंग्रेजी अक्षर के बड़े अक्षरों से लिखते हैं। कैपिटल ए से लिखेंगे, कैपिटल ए बराबर अपन सेट्स बनाएंगे, कैपिटल बी बराबर अपन सेट्स बनाएंगे, कैपिटल सी बराबर अपन क्या बनाएंगे, सेट्स बनाएंगे। कोई नाम देंगे तो जो नाम होता है समुच्चय का वो क्या होता है, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। कैपिटल लेटर से अपन क्या लिखते हैं। इसके बाद अच्छा इस कोष्टक को देखा होगा तुमने, ऐसे मैंने टेढ़ा मेढ़ा नहीं बना दिया है, आपने बनाया होगा, जब बनाते हो आप ऐसे बनाते हो अच्छे से। इसको देखा होगा, इस कोष्टक को, इस ब्रैकेट्स को आपने देखा होगा। मझला कोष्टक बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं। अच्छा इन तीनों में अंतर भी पता होना चाहिए बेटा। ये बड़ा सा कोष्टक होता है, छोटा वाला होता है, भी पता चलेगा। इसका यूज है दोनों भी इसी सेट्स में ही है, इन दोनों का यूज है। ये भी है। अब इन तो समुच्चय किस में लिखते हैं, मझला कोष्टक के अंदर लिखते हैं। अब मान लो मैंने कोई एक सेट्स बनाया है, चाहे अंग्रेजी अक्षरों के स्वरों का, स्वर मतलब वॉवेल्स का समुच्चय, वॉवेल्स का समुच्चय। स्वर के समुच्चय, मैं इसे लिख दे रहा हूं, स्वर का समुच्चय। स्वर जो है वॉवेल्स हैं अपने, उसका समुच्चय बना रहा हूं। तो देखो क्या करेंगे वहां पर, अब ध्यान समझना। समुच्चय बनाने के लिए मैं किसका बना रहा हूं बेटा, वॉवेल्स का समुच्चय बना रहा हूं। तो उसको अपन लिखेंगे कैपिटल ए, किसी का भी नाम दे दो, उसमें कोई ए बी सी डी कितने 26 हैं, उनमें से किसी का भी ले लो। ए बराबर में सेट्स किसका बना रहे हैं बेटा, कलेक्शन करना है वॉवेल्स का। तो वॉवेल्स का कलेक्शन करोगे बेटा तो क्या बनेगा, कौन कौन से होते हैं, ए कॉमा ई, ए ई आई ओ यू, यही तो होते हैं। ये हो गया कलेक्शन। जब इसको सेट्स करना होगा, अभी तो कलेक्शन है, सेट्स करना है तो इसको आप इस कोष्टक के अंदर डाल दो। ये क्या बन गया, सेट्स बन गया। तो ये क्या है, समुच्चय का नाम। ये कोष्टक तो जानते हो, मझला कोष्टक। ये जो है बेटा ए ई आई ओ यू, ये क्या है, इसको बोलते हैं अवयव। ये भी नया शब्द है, अवयव। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एलिमेंट्स। तो अपन क्या करते हैं, समुच्चय को अंग्रेजी अक्षर के बड़े अक्षर से लिखते हैं, अंग्रेजी अक्षर के बड़े अक्षर से लिखते हैं। और जो समुच्चय के अवयव होते हैं, जो समुच्चय के अवयव होते हैं वो क्या लिखते हैं, छोटे अक्षरों से लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं। समुच्चय का नाम बड़े अक्षर से, और जो अवयव होते हैं उनको किस में लिखते हैं बेटा, छोटे अक्षरों से लिखते हैं। मतलब जो समुच्चय के अवयव होंगे, एलिमेंट्स होंगे सेट्स के, उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे, और समुच्चय का जो नाम होगा उसको क्या लिखेंगे, बड़े अक्षर से लिखते हैं। तो यहां पे लिखते हैं कि समुच्चय को अंग्रेजी अक्षर के बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, सॉरी। समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। और ये फर्स्ट पॉइंट, समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित कर। कॉपी पेन लेके बैठा करो और लिख लिया करो आप, ठीक है बेटा। पढ़ते रहना, ये ना समझा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अभी हमारे स्कूल खुलेंगे तो पढ़ेंगे, अभी तो टाइम पास कर ले। अरे जो मौका मिला उसमें पढ़ाई करो आप। जब स्कूल खुलेंगे क्या होगा पता चले कि 2-3-4 महीने मौके मिले तो आप कहाँ से पढ़ पाओगे।
जब तो कोर्स कंप्लीट करवाना रहेगा टीचर जल्दी जल्दी पढ़ा देगा। ऑनलाइन है, आप पढ़ लो जल्दी जल्दी। अब समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं और यहाँ पर समुच्चय के अवयवों को या एलिमेंट्स को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से लिखते हैं। मतलब हो गया कि जो समुच्चय का नाम होगा उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे और जो समुच्चय के अवयव होंगे, एलिमेंट होंगे सेट्स के, उसको किसे लेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ये 2 लाइन लिख लेना। देखो ये लिखना है और ये लिखना है। और एक थर्ड पॉइंट और लिख लो, समुच्चय के अवयवों को मझला कोष्ठक या कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। मझला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। ये हो गया। समुच्चय के अवयवों को मझला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। ठीक है बेटा, 3 कितने पॉइंट हो गया। समुच्चय की परिभाषा क्या थी, सुपरिभाषित वस्तु। अच्छा, इसी वस्तुओं को अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, कंफ्यूज मतलब अवयव बोल रहा हूँ, एलिमेंट्स बोल रहा हूँ। इसी ये वस्तुओं मैंने बोला है, इसी को समुच्चय में अपन क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अवयव बोलते हैं। तुमने देखा होगा यहाँ पे अवयव बोला है, यहाँ पे अवयव बोल दिया है, तो कंफ्यूज में जो वस्तुओं का संग्रह बना रहा था, सेट्स भाई संग्रह है, तो वहां पे वस्तु ना बोल के सेट्स में उसको अवयव बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोला है मैंने, थिंग्स को, ये एलिमेंट्स है। ये क्या है, एलिमेंट्स। दिमाग में बैठा लेना, इसको लिख भी लेना कि आप डाउट भी नहीं करोगे। जब वस्तुओं के संग्रह को पढ़ेंगे तो इसी वस्तु को हमने यहाँ पे नाम क्या दिया है बेटा, अवयव। तो आपको सेट्स में जरूरत क्या है, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। इसके बाद मैंने ये पूरा बताया था, इस स्वर का समुच्चय मैंने बनाया था, वॉवेल्स का सेट्स बनाया था मैंने। और ये 3 पॉइंट लिखना है कि समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप इंग्लिश मीडियम को जो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स को अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, अवयवों को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। और लास्ट में मैंने क्या बोला, समुच्चय के अवयवों को मझला कोष्ठक या कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब क्या करते हैं आगे, अपने पास जो है कि अब इसको निरूपित कैसे करते हैं। सेट्स को लिखने के 2 तरीके हैं, यही बात करेंगे अपन, और कुछ भी नहीं बात करेंगे। अब बात करेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका मैंने अभी बताया है, इसी को बोलते हैं अपन, समुच्चय को 2 प्रकार से निरूपित करते हैं। 2 अपने पास टाइप्स है। समुच्चय को 2 प्रकार से निरूपित करते हैं। फर्स्ट अपने पास है रोस्टर विधि। इसको शायद टेबुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टेबुलर भी बोलते हैं शायद। टेबुलर बोलते हैं, सारणिक या रोस्टर। यहाँ पे लिख लेना 2, इसी में 2 है, यहाँ पे ऐसे कर लेना, सारणिक, रोस्टर या सारणिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रोस्टर या सारणिक। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, रोस्टर की तो रोस्टर ही बोलते हैं, और इस सारणी को टेबुलर बोलते हैं, टेबुलर। ये फर्स्ट है। तो इसमें बोल दे आपसे कि थोड़ा सा आप प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर तो जानते ही हो, जानते हो ना, जानते ही होगा। तो बोल दूं आपसे, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय
पहले सेट्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब सेट्स बनाना है आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का। तो देखो मैंने कोई सेट्स बना रहे हो, समुच्चय ये बना रहे हो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट प्रथम 10 प्राकृत संख्या है, तो प्रथम 10 का मतलब क्या होगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया प्रथम 10, ये हो गया। अपन क्या करते हैं कि रोस्टेड विधि में या टेबुलर या सारणिक रूप में यदि आपको बोल दे कि रिप्रेजेंट करिए सेट्स को, तो आपको जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको किसमें लिखना है, महिला कोष्टक में तो लिखना ही लिखना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, कर्ली ब्रैकेट्स में अपन लिखेंगे। जो भी एलिमेंट्स होंगे सभी एलिमेंट्स को लिखना है, जो भी एलिमेंट्स होंगे बेटा सभी को लिखना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना है आपको सभी को। कई सारे बन सकते हैं, मैंने अभी लिखा। और मान लो जो मेरा नाम है प्रदीप, प्रदीप का समुच्चय, प्रदीप के अक्षरों का समुच्चय, आप तो ऐसे भी बोल सकता है। थोड़ा यहाँ पे एक और क्लियर हो जाएगा, एक चीज और यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगी आपको। प्रदीप में हाँ काम है अपना, प्रदीप में आपको अब देखना है इसका सेट्स बनाना है। तो मान लो यहाँ पे ये बोला था, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, बी लिख दूंगा। तो जो भी प्रदीप बोला है, यहाँ पे प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं थी, मैंने बना दिया, लिख दिया। अब मान लो कोई सेट्स में भी बना रहा हूँ, प्रदीप के अक्षरों का, लेटर्स का सेट्स बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी है, अब देखो यहाँ पे कैपिटल में लिखा है, मैंने बोला था बेटा कि कंफ्यूज मत हो जाना कि नहीं गुरुजी ने तो सामने ये बोला था कि उसके एलिमेंट्स को, सेट्स के एलिमेंट्स को क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर में, छोटे लेटर्स में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि प्रदीप आपको कैपिटल में दिया है, बड़े अक्षरों में दिया है, तो आपको अंदर जो लिखना है, क्योंकि आप इसका सेट्स बना रहे हो, तो पी को कैपिटल में रहने देना, स्मॉल मत कर देना, पी को कैपिटल ही रहने देना, जिस रूप में दिया हो। मान लो स्मॉल में दिया होता, ऐसे लिखा होता, तो जो भी एलिमेंट्स होगा ये ऐसे ही लिखा जाता। यहाँ पर मैंने कैपिटल लिख दिया है तो कैपिटल में लिखा जाएगा। तो देखो क्या लिखूंगा, पी, सभी को कॉमा से अलग अलग करते हैं। देखो सभी को मैंने किया क्या है, कॉमा से अलग अलग किया। देखो नया चैप्टर है, नया शब्द है, सब कुछ सीखना है आपको। लेकिन सीखने के बाद फिर आपने इसके ब्रांच देखे थे कितने निकले थे। यदि डायरेक्ट पढ़ा दिया जाए तो कहाँ से उसका जन्म हुआ तब पता ही नहीं है, बस अपन पढ़ते चले जा रहे हैं। तो हर एक चीज इसमें नया लगता है, इसीलिए चैप्टर बच्चे जब 10th में आते हैं, तो 10th से 11th में आते हैं, तो टीचर्स नहीं पढ़ाना पसंद करते हैं कि हर एक शब्द इसमें नया मिलता है। बच्चे पागल से हो जाते हैं, इतना कठिन मैथ इतना कठिन है, छोड़ दो। लेकिन नंबर पहले मैथ में ही आते हैं और सब्जेक्ट में बाद में आते हैं। तो देखो पी है, पी कॉमा, दूसरे नंबर पर क्या मिला, आर, फिर कॉमा से अलग करो, ए, फिर कॉमा हो गया, डी, फिर कॉमा कौन मिला, ई। अब सेट्स में एक चीज और सीख लेना, यहां पे दूसरे नंबर फिर क्या मिल रहा है, ई। फिर मैं सभी को भी लिख दे रहा हूं, जो आप समझ रहे हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा है मैं वो काम कर दिया हूं, लेकिन दिमाग में बैठा लेना। समुच्चय सेट्स में क्या होता है बेटा, किसी भी अवयव को, किसी भी एलिमेंट्स को एक बार लिखो या 1000 बार लिखो। इसको कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। वो काउंट कितनी बार होता है, 1 बार होता है। बस इसमें 2 बार ई लिखा है ना, लिखने में लिख दो, सेट्स गलत नहीं है, कोई काट नहीं सकता कि नहीं तुमने सेट्स गलत बनाया। लेकिन इसको अपन गिनेंगे कितनी बार, केवल 1, 2 बार ई है, लेकिन अपन क्या मानेंगे इसको, 1 बार। पी यहाँ पर ये 2 बार है, अपन गिने क्या, 1 बार। तो जैसे अपन क्या करते हैं, जब कोई एलिमेंट दोबारा मिलने लगता है तो उसको अपन नॉर्मली नहीं लिखते। सही ये भी है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको इस रूप में भी लिख सकते, या कर दे रहा हूँ। ये लिखना, ये नहीं, नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको पी कॉमा आर कॉमा ए कॉमा डी कॉमा ई। अब ई
मिल चुका है नहीं लिखेंगे, P मिल चुका है नहीं लिखेंगे, इस रूप में आपको मिलेगा। एक दिखता नहीं है, ये दिखेगा, ठीक है। ये बन गया, ये भी एक सेट्स बन गया। अब एक लास्ट में है, मैंने बोला था दो तरीके हैं, एक है समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड पॉइंट अपने पास, सेकंड नियम क्या है इसका, मैं किस तरीके से लिख सकता, समुच्चय निर्माण रूप, या इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसको नियम रूप भी बोलते हैं सॉरी, क्या बोलते हैं बेटा, नियम रूप भी बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि। ये जो होते हैं ना बेटा, जो ज्यादा काम नहीं करना चाहते, जो आलसी टाइप के होते हैं, वो उनके लिए बनाया गया था। मतलब सेट्स को दो तरीके से लिखते हैं, एक तो रोस्टर विधि हो गया या टेबुलर फॉर्म में हो गया, एक आता है समुच्चय निर्माण विधि या नियम रूप। ये आलसियों के लिए जो पेन नहीं चलाते, तो अब बोल दे कि अब ये इतना ना लिखना पड़े सर, कौन लिखेगा, अभी मैंने 10 बोला, अभी 20 बोल दो, प्रथम 20 प्राकृत संख्याएं, प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं, तो वहां पे नॉर्मली आलसी भी नहीं होगा। मैं बोल दूं प्रथम 1000 प्राकृत संख्याएं, प्रथम 1000 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, आप लिखना शुरू करो, तो जो आलसी भी नहीं होगा, जो काम करने वाला भी होगा ना, वो भी नहीं लिखना चाहेगा। लिखने के तो लिख सकते हैं, 2000 बोल दूं, 5 लाख बोल दूं, तब क्या करोगे। तो वहां पर जैसे फेसबुक को अपन फेसबुक नहीं बोलते, अब क्या बोलते हैं, FB बोलते हैं, छोटा रूप, छोटा करते जाते हैं, दीदी को डी बोलते हैं, दी, अब क्या छोटा करते जाते हैं, अपन पूरा यूज नहीं करते हैं। तो ऐसे ही अब मान लो अभी तो प्रथम 10 बोला था, हमने लिख दिया था, अब मैं बोल दूं प्रथम 5 लाख प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, अब वहां पर भाई प्रॉब्लम तो होगा। अब कॉमा कॉमा करके 5 लाख कौन लिख पाएगा, कोई नहीं लिख पाएगा। तो वो अब एक अलग तरीका में होता है ना, अपडेट होता है, अपग्रेड किया जाता है कि कोई काम है छोटे छोटे तरीके से करते जाओ, तो इसको अपग्रेड किया गया। अब बड़ा इसको क्या करेंगे, इसको नियम रूप, मैंने बोला ये नियम रूप है, तो इसमें क्या करते हैं देखना, अब ये लिख रहा हूँ, इसी को लिख रहा हूँ, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो मैं लिखूंगा जब ये बराबर, ध्यान से समझना है क्या, इसको एक नियम के तौर पे लिख दूंगा। अब चालाकी काम करेंगे, स्मार्टफोन आ गए, टाइप करते हो, कुछ लिखते हो, SM स्मार्ट लिखना है, SM ऊपर ही अपने आप ही आ जाता है, वो सेट कर दिया गया, मोबाइल के अंदर सेट कर दिया गया, SM डाले गए, तो जो SM से स्टार्ट होने वाले शब्द होंगे सब आ जाएंगे अपने पास। तो ऐसे ही इसको एक नियम के तौर पे लिख देंगे। ये सब कुछ मटेरियल लिखने की जरूरत है आपको नहीं है, यहाँ पे तो लिखना पड़ता है, लेकिन जब ये नंबर वाले काम कर जाते हैं, देखो अभी मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिखते हैं इसको, x ऐसा है कि x, ये हो गया। अब यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा बताते जा रहा हूँ, इसका मतलब हो गया, ये तो कॉलम है, लेकिन सेट्स में इसको क्या पढ़ते हैं, x ऐसा है कि x, मतलब ये दो x के बीच में कॉलम लगा है, इस कॉलम का मतलब ये होता है ऐसा है कि। अब इसको लिखना था प्रथम 10 प्राकृत संख्या है, तो x ऐसा है कि x प्रथम 10 प्राकृत संख्या, बस इसको एक नियम के तौर पे लिख देते हैं, x ऐसा है कि x प्रथम 10 प्राकृत संख्या, बस काम खत्म। जो पढ़ेगा वो समझ, देखो मझला कोष्टक के अंदर है तो समुच्चय हो गया भाई। अब इसके नियम के तौर पे लिख दिया, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, x ऐसा है कि x, लेकिन अपन ये पूरा ये मैंने बोला ना, इसको हम छोटा कर देंगे आपके लिए, ये भी नहीं लिखना है कि x ऐसा है कि x, इसको कॉलम के रूप में लिख देते हैं यहाँ पर, x ऐसा है कि x प्रथम 10 प्राकृत संख्या, बस काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे 5 लाख बोल दे, 5 लाख 10 प्राकृत संख्या, 10 लाख 20 लाख कुछ भी बोल दे, कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे सब कुछ लिखा जाता है, यहाँ पे सब कुछ लिखा नहीं जाता, एक नियम के तहत अपन उसको लिख देते हैं।
नियम के तहत अपन लिख देते हैं। तो ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो आप क्या करोगे, आपके पास बुक होगी 11 की एनसीईआरटी की, तो आप उसमें देखना आपको काम क्या है। आपके पास जो बुक है उसमें देखना आपसे 1.1 में बोला गया है, एग्जाम्पल भी देख लेना, मैं करवाऊंगा क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, कि कौन कौन सा सेट्स है, कौन कौन सा समुच्चय है और कौन कौन सा नहीं है। अब कुछ बोला है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप बोलेगा, सेट बिल्डर फॉर्म बोलेगा या रोस्टर फॉर्म बोलेगा, टेबुलर फॉर्म बोलेगा, ये क्लियर होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो आज हमने क्या पढ़ा अभी, समुच्चय। समुच्चय क्या होता है, सुपरिभाषित अवयवों के संग्रह को, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या बोलते हैं, समुच्चय। जहां पर कंपेयर हुआ वहां पे डाउट हुआ, जहां पे डाउट हुआ वो सेट्स नहीं बनेगा। जहां पे आपको डाउट दिखा, जहां पर कंपेयर दिख जाए, तुलना करना पड़ जाए, वहां पर वो सेट्स नहीं बनता। इसके बाद हमने क्या देखा, समुच्चय को, सेट्स को कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखते हैं, अवयवों को छोटे अक्षरों से लिखते हैं। जो वस्तुओं बोला था उसको हम क्या बोलते हैं, अवयव या एलिमेंट्स बोलते हैं। किसमें लिखते हैं, महिला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, ये दिमाग में बैठा लेना। इसके बाद हमने बोला था कि इसको, समुच्चय को कितने प्रकार से लिखते हैं, 2 टाइप से लिखते हैं। एक तो आपने रोस्टर देखा, एक आपने समुच्चय निर्माण रूप देखा है। आप क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे, जो ना आए बेटा कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, आप इसको बता देना, पढ़ना स्टार्ट करना। ठीक है बेटा, बाय बाय।